घटते हुए भूमिगत जलस्तर और वर्षा की अनियमितता के चलते प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। इसीलिए पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो एक विधि से सिंचाई करने से कौन कौन से लाभ हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ दीपक चौहान। जैसा कि हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है और चाहे हम पीने के उसमें उपयोग करें या खेती में उपयोग करें, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो रही है। सिंचाई में जो आधुनिक विधि है अपनी, और सबसे सुलभ विधि है टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद में आता है कि सिंचाई पद्धति से जो फायदा होता है कि जो बूंद बूंद करके टपकता है तो सिर्फ पौधों की जड़ों के पास में जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ खरपतवार उसकी जड़ के पास में थोड़े बहुत होते हैं, अतिरिक्त बहा के पानी नहीं जाता है, तो खरपतवार की समस्या कम से कम रहती है। जो खरपतवार अगर कम से कम होगा तो उससे हमारे रोग भी कम आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए भी हमको जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं, तो वो मजदूरों की भी एक कमी आएगी कि हम अपना जो है कि लागत हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो पानी की भी हमारी लागत कम हो गई और हमारी मजदूरों की भी लागत हमारी कम हो गई है। फिर आता है कि इसमें हम जो हमारे घुलनशील वाले खाद है, हम इसके द्वारा टपक के द्वारा हम सीधे पौधों की जड़ के पास में देंगे, तो क्या होता है कि जो खाद और पानी की उपयोग क्षमता है इस सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब हम बहा के पानी देते हैं तो रोग क्या होता है कि एक फसल से दूसरी फसल में चले जाता है, तो वो क्या है कि बूंद बूंद करके जब पानी टपकेगा तो रोग ग्रसित पौधा सिर्फ एक ही जगह रहेगा और उसमें हम आसानी से उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे हम दवाइयों से करें या किसी और जो जैविक या रासायनिक से, इनसे हम बूंद बूंद करके अगर देंगे तो वो सीधे पौधों की जड़ के पास में करके उसका रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक चीज फायदेमंद इस सिंचाई में है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी रहती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मुख्यतः ये रहता है कि एक पंपिंग यूनिट रहती है, हेड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें पंप सेट आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक जो कुछ वॉल लगे रहते हैं हमारे, जैसे नॉन रिटर्निंग वॉल लगा रहता है, एक बाईपास वॉल लगा रहता है, एक वेंचुरी रहती है, ये हम लगाएंगे। मेन लाइन हमारी मुख्यतः रहती है कि फिर उसके बाद में आता है सब मेन लाइन, उप मुख्य लाइन आती है। फिर आता है हमारा उप मुख्य लाइन के बाद में लेटरल आती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि एक ड्रिपर आता है, जहाँ से कि वो ड्रिपर लेटरल में लगे रहते हैं और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। तो ड्रिपर किसान भाइयों को बताऊंगा कि दो प्रकार के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक इनलाइन रहता है। तो जो सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इनलाइन का उपयोग करते हैं, कि जो कि कंपनी से बना उसके अंदर आता है, उसमें हम ऊपर से कोई छेद नहीं करते। फिर आता है कि जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में करते हैं, जो भी अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें अगर हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे तो वहाँ पे हम ऑनलाइन का उपयोग करेंगे। वहाँ पे कि हमको किस पौधे के लिए कितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम उसको ड्रिप लगाएंगे। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है।
आपसे बात करना चाहेंगे कि इस प्रणाली में इसकी देखभाल भी एक महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में जो प्रेशर की एक बात है कि दाब हमारा इस प्रणाली में कितना होना चाहिए, तो वो दाब के लिए हमारे जो पाइप भी रहते हैं वो उन पे लिखा भी रहता है कि कितने प्रेशर का ज़्यादा से ज़्यादा वो झेल सकता है। क्योंकि क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं से न कहीं से पाइप फटेगा, लीकेज हो की समस्या आएगी, तो वो प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे पाइप थोड़ा सा फट रहा है तो हम उसको अनदेखा ना करें। तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है या जहाँ पे कहीं पाइप फूट रहा है तो उसको हम उसी वक्त उस समस्या का हल वहीं पे करें और उसको उस लीकेज को वहीं पे बंद कर दें। जब भी चालू करें हम प्रतिदिन ये हम देखें कि हमारे ड्रिपर में पानी सही से आ रहा है, यानी कि इस ड्रिपर में पानी कम आ रहा है, ये हम देखते रहे। इस प्रणाली में जब हम ये खाद और उर्वरक दें तो हम इसको खोल के 5-10 मिनट चला के अच्छा पानी जब तक नहीं आए तब तक हम चलाते रहें और फिर वापस से इनको बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक बात करेंगे कि जब हमारा ये अगर ड्रिपर चौक हो जाता है, वहाँ से पानी आना बंद कर देता है, तो एक ये है कि जिस पानी में काई की समस्या, अगर हमारे लेटरल में और इनमें काई की समस्या आ गई है, काई आने लग गई है, तो फ्लोरीन गैस का उपयोग कर सकते हैं या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम इसका जो है कि काई की समस्या को दूर कर सकते हैं। और वो घोल को पूरा पाइपों में डालना पड़ेगा और अगले 24 घंटे तक उसको हमको रखना पड़ेगा और 24 घंटे तक रखने के बाद में इसकी सफाई करेंगे अगले 24 घंटे के बाद में। फिर राज्य सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग के कार्यालय या किसान कॉल सेंटर से ली जा सकती है। अपने यहाँ पे सभी के यहाँ एक उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो उद्यान विस्तार अधिकारी है उनसे अपन संपर्क कर सकते हैं। और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से इसमें छूट है, अलग अलग योजनाएं भी है इसमें, तो आप उनसे मिलके अपन पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कितने प्रतिशत में सब्सिडी मिल रही है और आपको ये लेने के लिए और कितने एकड़ में लेने के लिए, किस फसल में लेने के लिए क्या क्या कागज़ भी लगेंगे और किस प्रकार से आप इसको लेने के लिए कहाँ पे आप जाएं, ये कहाँ पे जाके अपना फॉर्म दें, तो आप उनसे मिलके अपना ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रणाली लेनी है। बत्तख से मत्स्य पालन एकीकृत मछली पालन की एक विधा है। इसमें मछली पालन के साथ बत्तखों का पालन किया जाता है। इससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। इसमें एक और जहां लागत में कमी आती है, वहीं दोनों के पालन से आमदनी भी बढ़ जाती है। अगर आप भी बत्तख सह मछली पालन कर रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, चलिए जानते हैं डॉक्टर RM मिश्रा से। किसान भाइयों, जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि के तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बत्तख पालन को अपना सकते हैं एवं बत्तख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं वह तालाब में मछली पालन सह बत्तख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बत्तख पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है
अब खाकी कैम्पबेल बत्तख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे, उसमें सबसे पहले चूजा और चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल ज़रूर होता है, लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बत्तख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है, उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है, ताकि जो चूजे 1 दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह लेयर दाना पे आपको जाना होगा। जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा, उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली, जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। अरहर की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, इसकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल वाल्मीक धोते। आज हम देखेंगे कि अरहर के फसल में लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले देखा जाए तो अरहर में 2 तरीके के कीट लगते हैं। एक तो चबाकर खाने वाले और दूसरा रस चूस कर खाने वाले। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अरहर का फली भेदक या फली छेदक, जिसको हम इंग्लिश में पॉट बोरर बोलते हैं, इस कीट का इल्ली फली के अंदर छेद करके खाता है, जिसके कारण जो भी बीज या जो भी अंदर फली के अंदर जो भी बीज है उसके ऊपर खाता है, जिसके कारण फली पूरी तरह भरती नहीं और हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो अब हम देखेंगे इसका नियंत्रण कैसे करें। तो सबसे पहले सभी लोग अपने अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करें, जिसके कारण हमें ये पता चल सकता है कि हमारे खेत में कितना ये कीट कितने प्रतिशत में आई है, जिसके कारण हमें फिर दवा का छिड़काव करने के लिए, कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो लाइट ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके हमें पता चलेगा हमारे खेत में कितने प्रतिशत इंसेक्ट आए हैं। फिर नीम ऑयल या NSKE का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे कौन से कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लूबेंडामाइड 4 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट, ये भी 4 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर स्पिनोसाइड 4 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर इंडोक्सिकार्प 6 से 7 ml प्रति 10 लीटर वाटर के हिसाब से हम इस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट कीट है वो है प्लूम मॉथ। इसकी भी इल्ली फली में छेद करके खाती है, जिसके कारण दाना पूरा नहीं भरता है। इसके लिए भी ऊपर पहले जैसे मैंने बताया उसी तरह दवा का छिड़काव करना अगर होगा तो फ्लूबेंडामाइड, स्पिनोसाइड, इंडोक्सिकार्प या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है फली में छेद करने वाली मक्खी।
ये मक्खी फली के अंदर अंडा देती है, जिसके कारण इसकी इल्ली निकलने के बाद तुरंत बाद बीज के अंदर फीड करना शुरू करती है, खाती है, जिसके कारण दाना पूरा नहीं भरता है और दाना सिकुड़ जाता है। इसके लिए भी हम लोग फ्लूबेंडामाइड, स्पिनोसैड, इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर एंडोक्सिकार्ब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अधिक घनी फसल पर कीट प्रकोप अधिक होता है, अतः संतुति से अधिक बीज नहीं बोने चाहिए। रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु खेत में जगह जगह पर पीले चिपचिपे प्रपंचों को लगाएं। 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। साथ ही खेतों में 10 से 12 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कीट रोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। रस चूसक कीटों के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि रस चूस कर खाने वाले कीट, इसमें सबसे पहले आता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी भी पत्ते से रस चूस कर खाती है, जिसके कारण पत्ता सिकुड़ जाता है और ये साथ साथ कुछ विषाणुजन्य रोगों को भी फैला देती है। इसके लिए सबसे अच्छा है हम येलो स्टिकी ट्रैप पीले कार्ड का यूज़ करें, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे खेत में कीट आया है कि नहीं है। या फिर नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर दवा का छिड़काव करना है तो इमिडाक्लोप्रिड, थायमिथॉक्सैम या फिर फिप्रोनिल, ये 3 दवा का यूज़ करें। मेरा किसान भाइयों को यही अनुरोध रहेगा कि आप सिर्फ दवा का छिड़काव ना करके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रणाली का अवलंबन करें, ताकि आपका खर्चा कम हो जाए और आपको अच्छी फसल मिले। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोहद, जिला रतलाम के हरदेव सिंघई ने। आपने चुकंदर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैं चुकंदर की खेती के ऊपर। वैसे ये चुकंदर जो है काफ़ी अच्छी सब्जी है और इसको सलाद के रूप में और जूस के रूप में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और जब हम बीज लगाते हैं उस समय हमें सबसे ज़्यादा इसके पानी की ज़रूरत होती है। अंकुरण के समय ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, इसके बाद आप इसे पानी को कम कर सकते हैं। कम से कम 10-12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और इसको कम करते हुए आगे चल के आप इसको 20-25 दिन में एक बार ही पानी दें तो काफ़ी होता है। किसान भाइयों, अभी आपने चुकंदर की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं चुकंदर की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। NPK जिन्हें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है DAP के रूप में हम यहाँ दे देते हैं और उसे बोने से पहले ही दे दें। फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा हम भूमि में दबा दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन खरपतवार भी इसी दौरान सबसे ज़्यादा होते हैं और खरपतवार के लिए तो निदाई गुड़ाई सबसे अच्छा साधन है। कुल्फा डोरी हमारे पास है ही, क्योंकि खरपतवार जो हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, वायु के संचार को रोक देते हैं, जिससे जड़ों का विकास नहीं होता। और इसमें चुकंदर के मामले में पूरा के पूरा जड़ ही हमारी कमाई का साधन होता है और उसका विकास होना, उसका विकसित होना ज़रूरी है। तो वायु का संचार अच्छा बना रहे, इसके लिए हमें इसे खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक हो जाता है। तो खरपतवार मुक्त रखने के लिए जो मुख्य साधन है वो है निदाई गुड़ाई करें, हम इंटरकल्चर करते रहें बराबर। कुल्फा है, डोरा है, इस तरीके के कुछ साधन हमारे किसान भाइयों ने तैयार कर लिए हैं, तो उसको इस तरीके से उपयोग में लाएं कि हमारे यहाँ खरपतवार जो है खेत में ज़्यादा परेशान ना करे और ज़्यादा नज़र में ना आए। किसान भाइयों, चुकंदर की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। तो आप किस प्रकार करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके अंदर जब अब खरपतवार आते हैं उसी तरीके से सकिंग पेस्ट भी आ जाते हैं जो रस चूसते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको प्रभावित कर देते हैं। तो पत्ती जो प्रभावित होती है तो उसके ऊपर दाग धब्बे लगते हैं और दाग धब्बे आगे बढ़ कर के पूरे पौधे को सुखा देते हैं। पौधा इससे ग्रसित हो जाता है, जिससे कि पूरा पौधा जो है उससे जड़ों के विकास पे भी असर पड़ता है और आपका फसल में नुकसान हो जाता है। रासायनिक विधियों में रस चूसक कीटों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं एसिटामिप्रिड का, इमिडाक्लोप्रिड का,
थायोमेथाक्साम का उपयोग आप इसका कर सकते हैं। एक जड़ सड़न रोग होता है जिससे कि आपकी संपूर्ण फसल प्रभावित होती है। उससे बचने के लिए भी आपको जो है इसके अंदर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो है इसका उपयोग करना चाहिए। बीजोपचार भी इसका आपका एक बढ़िया तरीका है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जिस खेत में आपने एक बार इसको लिया है उसमें अगले 1-2 साल तक आप उस फसल को ना लें और दूसरे बदल के खेत का उपयोग करते रहें, तो ये बीमारी आपकी जड़ सड़न की अपने आप नियंत्रित हो जाती है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य, कैसे करें आलू की खुदाई और रखरखाव, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। कोरोना